नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आपका स्वागत है आपके अपने बुक ट्यूब चैनल स्कूप द बुक अक्रॉस द लैंग्वेज में। इस चैनल पर हम रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ बेहतरीन किताबें जो हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है वो आपके सामने लाते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी किताबें जो इंग्लिश में लिखी जाती है लेकिन जो हिंदी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होती है उनके बारे में भी बात करते हैं। तो आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वो है रंजीत देसाई लिखित श्रीमान योगी। ये किताब मराठी लैंग्वेज में सराहना की गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है, और साथ ही साथ ये हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी काफ़ी सराहना की गई है, उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसके कुछ बेहतरीन पॉइंट्स मैं आपको रेटिंग सेक्शन में बताऊँगा, तो रेटिंग सेक्शन मिस मत कीजिए। तो बात करते हैं बुक की स्टोरी और राइटिंग के बारे में। इस किताब की कहानी है एक आदर्श राज्यकारी, एक महान सेनानी, प्रजादक्ष, धर्माभिमानी लेकिन परधर्म सहिष्णु और दूरदृष्टि रखने वाले एक जानकार राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की। इस किताब की कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको इस किताब के प्रस्तावना के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये प्रस्तावना इस किताब का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये प्रस्तावना लिखी है श्री नरहर कुरुंदकर जी ने, जो खुद एक ऑथर और प्रोफेसर होने के साथ साथ इतिहास के एक बहुत बड़े विश्लेषक भी थे, जिनका इतिहास की समझ, इतिहास का अभ्यास बहुत बड़ा था। तो इस प्रस्तावना में उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन में घटी हुई घटनाओं का क्रमवार विश्लेषण किया है, और साथ ही साथ इन घटनाओं को किन नज़रिए से देखना चाहिए और एक किताब लिखते वक्त इनको किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, इसका एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण अपनी प्रस्तावना में दिया है। साथ ही साथ उन्होंने 1960s के दशक में हिंदू मैगजीन में आए हुए एक लेख का जिक्र किया है, जिस लेख का नाम है हाउ स्मॉल शिवाजी राजे वॉज। तो ये शीर्षक पढ़कर आप चौंक सकते हैं, लेकिन ये प्रस्तावना पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि जिस व्यक्ति का जीवन चरित्र आप आगे चल के ये किताब में पढ़ने वाले हो वो कोई सामान्य व्यक्ति या कोई सामान्य राजा नहीं थे, लेकिन एक असामान्य व्यक्तिमत्व होने के बावजूद उनके जीवन में जो दुख आए, जो यातनाएं आई, वो एक सामान्य व्यक्ति जैसी ही थी, जिन्हें उनको अकेले ही भुगतना पड़ा। तो यही सारी चीज़ें इस किताब में आप अच्छी तरीके से वर्णन की गई पाएंगे, जिसमें आप एक असामान्य व्यक्तिमत्व की असामान्य कहानी के साथ ही साथ शिवाजी महाराज एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, जो ये इस किताब का बहुत ही अच्छा बिंदु है। तो अगर किताब की कहानी के बारे में बात की जाए तो ये कहानी शुरू होती है जब शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे भोसले अपनी सेना के साथ जुन्नर की दिशा में दौड़ लगा रहे होते हैं, ताकि उनका पीछा करते हुए उनके ससुर लखुजी राव जाधव के आक्रमण से बच सके। और इस समय उनके साथ होती है उनके 3 महीने की गर्भवती पत्नी महारानी जीजाबाई। उस समय पे जाधव घराना और भोसले घराने के बीच शत्रुता बहुत बढ़ गई थी और वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। तो उस समय शहाजी महाराज के सामने एक बहुत ही दुविधा भरा प्रसंग खड़ा हुआ था, क्योंकि उनको जल्दी से दौड़ लगाकर शत्रु के हाथ आने से बचना भी था और साथ ही साथ अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल भी करनी थी। तो उस समय उन्होंने एक फैसला लिया और अपनी पत्नी महारानी जीजाबाई को जुन्नर में अपने एक रिश्तेदार विश्वासराव के यहाँ पे छोड़ के खुद आगे चले गए। तो बुक की शुरुआत में ही एक दुविधा भरे कठिन प्रसंग के एक सटीक वर्णन से आप इस कहानी से और कहानी के पात्रों से अच्छी तरह से जुड़ जाते हो। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें शिवाजी महाराज का किस तरह से जन्म शिवनेरी किले पे होता है, कैसे उनका बचपन बीतता है और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसे थी, इसका वर्णन आप पाएंगे। उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बदल गई थी कि शहाजी राजे को आदिल शाही से जुड़ के कर्नाटक में जाके बसना पड़ा। उस वक्त जब वो कर्नाटक में अपना दबदबा बनाए हुए थे, तब अपनी पुणे की जहांगीर संभालने के लिए उन्होंने अपने कुछ विश्वासु साथीदारों के साथ जिजामाता और बाल शिवाजी राजे को पुणे भेज दिया। उस समय बार बार आक्रमणों के चलते पुणे पूरी तरह से विध्वस्त हो चुका था। तो किस तरह से जिजामाता बाल शिवाजी राजे को लेके अपनी उजड़ी हुई जहांगीर फिर से बसाती है और कैसे लोगों को बस्तियां बसाने में मदद करती है, और किस तरह से लाल महल, जिसमें शिवाजी महाराज का बचपन भी था, उसकी रचना की जाती है, इसका बहुत ही अच्छा वर्णना भी इस किताब में पाएंगे। साथ ही साथ जिजामाता अपने और शहाजी राजे के स्वराज्य के सपने का बीज बाल शिवाजी के मन में किस तरह से बुनती है, और कैसे शिवाजी महाराज की राजनीति, युद्ध नीति का प्रशिक्षण चलता है, और बड़े होते होते शिवाजी महाराज कैसे गुलामी ही अपना जीवन समझ बैठे लोगों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का अंगार जला के एक एक निष्ठावान लोगों को अपने साथ कर लेते हैं,
और ये सब करते वक्त शहाजी राजे कैसे इनके साथ नहीं होते हुए भी कैसे इनके साथ होते हैं, इसका एक अच्छा वर्णन आप इस किताब में पाएंगे। तो ये था किताब का फर्स्ट पार्ट। किताब का अगला भाग शुरू होता है जब शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य के सपने को वास्तविकता में लाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल करते हुए पुणे और पुणे के आसपास के इलाकों में से रोहिडेश्वर, तोरणा, पुरंदर, कोंढाणा और चाकण जैसे किले जीत लेते हैं और उनका प्रदेश भी जीत लेते हैं। तब शिवाजी महाराज के इस बढ़ते हुए सामर्थ्य को रोकने के लिए उनके बड़े शत्रु विजापुर के आदिलशाही सल्तनत और उत्तर भारत की मुगल सल्तनत एक के बाद एक स्वराज्य पर और शिवाजी महाराज पर आक्रमण करते रहते हैं। इनमें सबसे पहले आक्रमण होता है आदिलशाही सल्तनत के एक सुरमा सरदार अफजल खान, जो युद्ध नीति और कपट नीति में भी माहिर थे। तब जब स्वराज्य का सपना वास्तविकता में आने की शुरुआत ही हो रही होती है और जब स्वराज्य अपने बाल्यावस्था में होता है, तभी स्वराज्य के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है अफजल खान और उनकी विशाल सेना के रूप में। तो उस समय शिवाजी महाराज किस तरह से अपने छोटे से राज्य की रक्षा बड़ी से बड़ी सेना के सामने करते हुए ना सिर्फ अपने से बहुत बड़ी सेना का सफाया भी कर देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े संकट को किस प्रकार एक संधि में परावर्तित किया जाता है, इसका जो वस्तुपाठ उन्होंने सबके सामने रखा था, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन आप इस किताब में पाएंगे। उसके बाद स्वराज्य पर आक्रमण होता है आदिलशाही के और एक सुरमा सरदार सिद्दी जोहर का। सिद्दी जोहर पन्हाड़ा किले को घेराबंदी में रखे हुए होते हैं। तब शिवाजी महाराज किस प्रकार से एक साहसी योजना बनाकर पन्हाड़ा से निकलकर विशालगढ़ पहुंचने की योजना बनाते हैं, इसका बहुत ही रोमांचक वर्णन आपको किताब में पढ़ने को मिलेगा। इसी सिलसिले में घोड़खिंड में बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 साथियों के साथ हजारों की तादाद में शत्रु का सामना करते हैं और उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली होती है कि जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचकर तोपों का इशारा नहीं कर देते, वो एक भी शत्रु के सैनिक को घोड़खिंड से पार नहीं होने देंगे। तो उनकी यही प्रतिज्ञा पूरी करते हुए किस प्रकार बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 300 साथी अपने जान की बाजी लगाकर अपने प्राणों के अंतिम सांस तक घोड़खिंड में खड़े रहते हैं और स्वामी निष्ठा और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। इसका वर्णन आप जब इस किताब में पढ़ोगे तब आपको एक किताब पढ़ने से एक विश्राम लेना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, ताकि जो भावनाएं आपके मन में उमड़ रही हो उनको आप अच्छी तरीके से समझ सके। इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा वर्णन आप किताब में पढ़ते हैं जब शाहिस्ता खान अपने बहुत बड़ी सेना के साथ पुणे पर आक्रमण करके खुद शिवाजी महाराज के लाल महल पर कब्जा करके अपनी 70-75 सेना की छावनी के बीच लाल महल में सुरक्षित बैठ के आसपास के इलाकों में आतंक मचा रहे होते हैं। तो कैसे शिवाजी महाराज एक बहुत ही साहसी योजना का अमल करते हुए मुट्ठी भर लोगों को साथ में लेके 75,000 की सेना छावनी में घुसकर लाल महल पर आक्रमण कर शाहिस्ते खान पर आक्रमण करके सही सलामत छावनी से बाहर भी निकल आते हैं। इस योजना के बारे में और इसकी अमल के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आप फिर एक बार शिवाजी राजे के बुद्धि चातुर्य और उनके असीम साहस की सराहना किए बिना रुक नहीं पाते। इसके बाद और एक रोमांचक वर्णन आपको किताब में पढ़ने को मिलता है, वो है जब शिवाजी महाराज सूरत को लूट कर वापस आते हैं। तो किस प्रकार जासूदों का काम महत्वपूर्ण रहता है एक बहुत बड़ी योजना में, इसका बहुत ही रोचक वर्णन आप इस किताब में पाएंगे, जिसके बलबूते पर शिवाजी महाराज मुगलों के राज्य में घुसकर किसी को भनक भी लगे बिना सूरत लूटकर स्वराज्य में वापस भी आ जाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा और विस्तृत वर्णन आपको किताब में पढ़ने को मिलेगा। तो इस प्रकार 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक एक आदमी और एक एक प्रदेश जोड़ के खड़ा हुआ राज्य शिवाजी महाराज को क्यों मिर्ज़ा राजे जयसिंह के साथ सुलह करके मुगलों को सौंपना पड़ता है, इसका एक विस्तृत वर्णन आपको किताब में मिलता है। इस समय अगर कोई सामान्य व्यक्ति था तो अपने 20 साल की कड़ी मेहनत पर पानी फिरते हुए देख बिखर जाता, टूट जाता, लेकिन क्योंकि वो शिवाजी महाराज थे जिन्होंने अपना जितना भी साम्राज्य या किले गंवाए उससे कई ज़्यादा बड़ा साम्राज्य और उससे कई ज़्यादा सामर्थ्यशाली साम्राज्य आगे आने वाले कुछ ही दिनों में खड़ा करके दिखाया। तो ये सब उन्होंने कैसा किया, इसका भी एक विस्तृत वर्णन और बहुत ही अच्छा वर्णन आपको इस किताब में पा सकते हैं।
इसके बाद शिवराज्याभिषेक, जो भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इसका विस्तृत वर्णन आप इस किताब में पाएंगे। और शिवराज्याभिषेक सिर्फ एक राजा का राज्याभिषेक इतने तक ही मर्यादित ना रहते हुए उसका कितना बहुत बड़ा असर भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पे हुआ था, इसके बारे में जानकारी आप इस किताब से पा सकते हैं। फिर किताब के आखिरी हिस्से में राज्याविस्तार के लिए शिवाजी महाराज ने किस प्रकार कर्नाटक पे आक्रमण किया और उस समय शिवाजी महाराज के घर में चल रहे हुए क्लेशों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेखक इस किताब में कहते हैं कि शिवाजी महाराज को जान पाना इतना सरल नहीं है। उस समय उनके शत्रु तो उनको पूरी तरह से जान नहीं पाए, लेकिन उनके जो करीबी साथीदार थे, जो करीबी कुछ उनके सरदार थे, वो भी शिवाजी महाराज को पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। अगर शिवाजी महाराज को सबसे अच्छे तरीके से किसी ने जाना होगा, पहचाना होगा, तो वो थे आलमगीर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज एक दूसरे को भली भांति जान गए थे, एक दूसरे को भली भांति पहचानते थे। इसीलिए शिवाजी महाराज ये जानते थे कि उनको और स्वराज्य को आखिरी लड़ाई और सबसे बड़ी लड़ाई अगर किससे लड़नी होगी तो वो थी औरंगज़ेब से। और इसकी तैयारी उन्होंने कई सालों से शुरू कर दी थी, जैसे कि गोला बारूद खरीदना और अपने किले मजबूत बना के रखना। और उनका यही अनुमान सत्य होते हुए औरंगज़ेब अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना को लेके दक्षिण में उतरने की तैयारी करते हैं। जब औरंगज़ेब की सेनाएं स्वराज्य की सरहद पर इकट्ठा होना शुरू ही होती है, तब दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। तब जब शिवाजी महाराज जिस क्षण का बरसों से इंतज़ार कर रहे होते हैं और जिस क्षण के लिए कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, वो क्षण उनके सामने आने ही वाला होता है, तभी दुर्भाग्यवश उनको ये इहलोक को छोड़ के जाना पड़ता है। तो इस किताब के आखिरी हिस्से को आप जब पढ़ते हो तब आप दुखी भी होते हो और साथ ही साथ आपके मन में अजीब सी भावनाओं का मिश्रण भी चल रहा होता है और कई सवाल आपके मन में उठते हैं, जैसे कि अगर शिवाजी महाराज थोड़े साल और ज़िंदा रहते तो उसका क्या असर होता। और डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा असर भारत के इतिहास पे पड़ता। तो स्कूप द बुक देता है ये किताब को रेटिंग मस्ट रीड, और वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि शिवाजी महाराज के व्यक्तिमत्व के 10 अलग अलग पहलू है और उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी है वो बहुत ही असामान्य घटना है। तो इन सभी पहलुओं का और इन सभी घटनाओं का आकलन करना और इनको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना, ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है जिसको लेखक ने बहुत ही सरलता से किया हुआ है। दूसरी बात ये कि शिवाजी महाराज के जीवन में जो जो घटनाएं घटी है उनको लेकर इतिहासकारों में एकमत नहीं है। हर एक घटना की अलग अलग थ्योरी है, तो उनमें से सही थ्योरी चुनना ये भी कोई सरल काम नहीं है। लेकिन लेखक ने अपने रिसर्च और अभ्यास के द्वारा लॉजिकली जो थ्योरी उनको सही लगी उसको चुनते हुए, उस पर कायम रहते हुए उनका बहुत ही विस्तृत विश्लेषण अपने इस किताब में किया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लेखक ने जिस प्रकार से अपनी लेखन शैली का इस्तेमाल करते हुए हर एक घटना और हर एक प्रसंग का वर्णन किया है, वो हर एक घटना और हर एक प्रसंग आपके आंखों के सामने से होकर गुजरता है और ऐसे लगता है कि आप खुद शिवाजी महाराज के साथ कभी कभी रायगढ़ पे हो, तो कभी आप शिवाजी महाराज के साथ आगरा चले जाते हो औरंगज़ेब से मिलने, तो कभी कुतुब शाह से मिलने दक्षिण में चले जाते हो। तो ये जो किताब में खो जाने वाली फीलिंग है ये बहुत ही अच्छी है। और चौथा पॉइंट ये जो मैंने पहले भी बताया है वो है किताब की प्रस्तावना। इतनी विस्तृत और इतनी अच्छी प्रस्तावना मैंने आज तक किसी और किताब में नहीं पढ़ी है। इस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आप शिवाजी महाराज को समझने में एक कदम आगे आते हैं, जिसका इस्तेमाल आपको किताब आगे पढ़ते वक्त भी होता है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग राइटर की अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग।